नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। गवाह फर्जी, सबूत फर्जी, ये सब कौन कर रहा है? गवाह फर्जी, सबूत फर्जी, मतलब फोर्जरी, विशुद्ध फर्जीवाड़ा, फ्रॉड। और ये कर रही है अमित शाह की पुलिस। कोर्ट में शाह की पुलिस पकड़ी गई है और ये बड़ा खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। उसने बाकायदे बहुत डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस किया है इसका। पहले तो इन्वेस्टिगेशन किया और फिर इन्वेस्टिगेशन का एनालिसिस किया है। कंप्लीट खुलासा है। तो मैं सीधा इसमें ज्यादा भूमिका नहीं, सीधा हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। भाऊ को ले आइए स्क्रीन पर, फटाफट जोड़िए। स्वागत है भाऊ आपका। और खबर के हेडलाइन दिखाते हैं, फिर खबर के भीतर चलते हैं। खबर के हेडलाइन देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस की जो है इन्वेस्टिगेशन है, वो आप ऊपर देखिए भी, एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन। इन 17 of 93 acquittals in Delhi riots cases, court red flags fabricated evidence, pull up police। फैब्रिकेटेड देखिए, कोट अन कोट लिखा हुआ है। हिंदी में आ जाइए, हिंदी में भी देख लीजिए, फटाफट लाइए भैया। दिल्ली दंगे 2020, जजों ने दिल्ली पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। 17 केसों में फर्जी सबूतों के आरोप। अब चलते हैं इसके भीतर, आपको बताते हैं फर्जीवाड़ा कैसे, क्या सब कुछ आज की तारीख में पुलिस इन्वेस्टिगेशन। हालांकि सवाल इस पर हम लगातार उठा रहे हैं, खासकर डबल इंजन वाली सरकारों में। डबल इंजन वाली सरकारों में बुलडोजर, कुछ खास समूह, कुछ खास समुदाय, कुछ खास लोगों की तरफ ही उसका जो है स्टीयरिंग उसकी घूमती है। कुछ खास जाति, कुछ खास समुदाय के ही अपराधियों को मिटाने पर जोर होता है। कुछ विशेष जाति के अपराधी बाकायदे राजनीति में ताकतवर नजर आने लगते हैं। तो ये ट्रेंड है, लेकिन इस ट्रेंड को अब तक इस्टेब्लिश तथ्यों के साथ और सबूतों के साथ कहीं नहीं किया गया था। अब तक एक होता ना, प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी, हम देखते थे, कहते थे भाई देखो वो ब्रजेश सिंह काहे मौज मार रहा है और मुख्तार पर काहे एक्शन हो रहा है। दोनों पे होना चाहिए। हम मुख्तार पर एक्शन करना बचाव कर रहे हैं, न ब्रजेश पर एक्शन के लिए सरकार के आगे गुहार कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों में फर्क क्यों? अगर मोस्ट वांटेड डॉन ब्रजेश सिंह रहा है तो ब्रजेश सिंह बिल्कुल सुरक्षित, और मुख्तार अंसारी का साम्राज्य, रोज अखबार और मीडिया बताए, साम्राज्य को नष्ट कर दिया महाराज जी ने, योगी जी महाराज जी ने। तो नष्ट दोनों का होना चाहिए। खैर, हम दिल्ली दंगे पर आते हैं, और ये दिल्ली दंगा, इसमें भाजपा के नेताओं का क्या रोल था? भाजपा के नेताओं ने कैसे कैसे भाषण उस समय दिए थे। कपिल मिश्रा का भाषण आज तक मिल जाएगा, कहीं आप सर्च कर लो। लेकिन उसी कपिल मिश्रा को, अब से कुछ दिन पहले की खबर है, वो भी हमने दिखाई थी, करीब मुझे लगता है महीना भर हो गया होगा। उसी कपिल मिश्रा को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उसके घुटने का पसीना माथे पर चढ़ाया था, इतनी मेहनत किया था कपिल मिश्रा को बचाने के लिए, और बेगुनाहों को फंसाने के लिए उससे डबल मेहनत कर रहे हैं। कैसे कैसे गवाह बनाते हैं, कैसे कैसे सबूत बनाते हैं, कैसे फैब्रिकेटेड एविडेंस लाए जाते हैं, ये सब इस खुलासे में है। सीधा भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ जरा इसके पन्ने खोलना शुरू करिए। तथ्यों पर ही सीधे हम पहले आते हैं, बाद में देखिए विश्लेषण पर। हाँ। आशीष जी, ये दंगा दिल्ली दंगे के नाम से जाना जाता है 2020 का। सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन हो रहा था। फरवरी 2020 में उत्तरी पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में, विशेषकर यदि मैं नाम लूं तो जाफराबाद, मौजपुर, शिव विहार, यहाँ बीजेपी, आरएसएस और सीएए समर्थक को बीच में तनाव बढ़ा, और फिर विरोध प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण चल रहा था उस पे हिंसा का चस्पा हो गया, हिंसा चस्पा हो गई। शाहीन बाग में जैसा महिलाओं का आंदोलन बड़ा शांतिपूर्ण चल रहा था, तो उस पे 2 बार हमले करवाए बाहर से, सांप्रदायिक झगड़े हो गए, और ये दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, कुल 116 मुकदमे दिल्ली पुलिस ने दायर किए।
कुल 2000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। 2000 के अधिक से मामले दर्ज किए, उसमें से 116 मुकदमे आखिर तक कोर्ट जा पाए। अब यदि हम देखें कोर्ट का, जो इंडियन एक्सप्रेस का मैं सैल्यूट करता हूं उसको, उसके इन्वेस्टिगेशन को, तो अभी तक 93, 97, 116 में से 97 मामलों में आरोपी बरी हो चुके हैं। सिर्फ 19 में दोषी ठहराए गए। जिन 97 को बरी किया गया, उनका मतलब जो बरी किए गए उनमें से 93 का रिकॉर्ड मिला। उनमें से 17 मामले ऐसे हैं जिसमें अदालतों ने, यानी जज साहब ने जांच प्रक्रिया में फैब्रिकेटेड यानी फर्जी या बनावटी सबूत या आर्टिफिशियल गवाहों का इस्तेमाल की पुष्टि की है। कितना भयंकर है ये। एक तो आपने 116 मुकदमे दर्ज किए, वो मुकदमे आपने कैसे दर्ज किए, कितने बिना सबूत के, बिना रीढ़ के हड्डी के, बिना हाथ पैर के, कि उनमें से 97 बरी हो जाते हैं। अब वो 97 जो बरी हो गए, उनमें से 93 केसेस का जब आप इन्वेस्टिगेटर जो जिसने एनालिसिस किया डिटेल, उसमें पता पड़ा 17 केसेस में तो बाकायदा आपने एविडेंसेस तैयार किए, अपने हाथ से कागज बनाए, फर्जीवाड़ा किया। और ये फर्जीवाड़ा दिल्ली पुलिस ने किया। गवाह नकली बनाए, जबरिया गवाह बनाए, ताकि निरपराध लोगों को फंसाया जाए। ये दिल्ली पुलिस का काम है और ये सबसे ज्यादा घिनौना है। एक तो जब आपका मुकदमा फेल कैसा होता है, जब 53 लोग मर गए, दंगा बहुत सीरियस हुआ, कोई छोटा मोटा दंगा तो नहीं था। 53 लोग जो मर गए, ज्यादातर उसमें से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे। हाँ, ज्यादातर थे। और जब लोग मरे हैं तो उस दंगे में आपने क्या चार्जशीट फाइल की होगी, क्या मुकदमे दायर किए, जिसमें से 97 मतलब देखो क्या परसेंटेज आता है। 80 to 85% लोग बरी हो गए, क्योंकि आपने, मुझे लगता है कि जब प्रेशर पड़ा तो पुलिस ने जिसको चाहे, जिसने टोपी पहना है उठा लिया, जिसने दाढ़ी रखी उठा लिया, चल भाई। और इसके खिलाफ अब सबूत नहीं तो सबूत बनवाओ। अब उनमें से 17 ऐसे फैब्रिकेटेड केसेस है। ठीक है, अब किस किस टाइप के फर्जी गवाह में देखिए, मैं कुछ उदाहरण बता दूं आपको। कम से कम 12 मामलों में अदालत ने कहा है कि गवाह वास्तविक नहीं है। गवाह के ऐसे बयान देने को कहा गया कि वे आरोपी की पहचान कर सके। यह सब फर्जी है, मैं नहीं कह रहा हूं, अदालत कह रही है। उदाहरण के लिए एक मामले में अदालत ने कहा कि मोहम्मद असलम नाम का गवाह की असली पहचान ही संदिग्ध है। हो सकता है वह व्यक्ति अस्तित्व में ना हो, लेकिन पुलिस ने इसकी गवाही को जगह जगह पेश किया। जो इंसानी नहीं है, मतलब इन्होंने चुनाव आयोग का भी रिकॉर्ड तोड़ा। चुनाव आयोग तो मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता है, इन्होंने जो आदमी है ही नहीं उसको भी बना दिया। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनी थी, रोबोट सुना था, लेकिन नहीं होने वाले आदमी को अस्तित्व में लाना, ये दिल्ली पुलिस कर सकती है। और ये कारनामा मुझे लगता है विश्व में कोई पुलिस का नहीं, इनको भारत रत्न देना चाहिए। कुछ मामले में गवाह ने कहा कि उनके बयान खुद नहीं लिखे गए, बल्कि पुलिस ने उन पर दबाव डाला और निर्देश देके लिखवाए। ये पुलिस है कि गुंडा राज चल रहा है दिल्ली में? मैं नहीं कह रहा हूं, अदालत कह रही है। तथ्यों में अतिरिक्त तथ्य जोड़ना। जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसको आयो कहते हैं, ने गवाह के बयान में कथित तौर पर अतिरिक्त घटनाएं या विवरण जोड़े, जो कानूनी तौर पे समस्या पैदा करते हैं, क्योंकि उससे मामला मजबूत दिखाने की कोशिश की गई, न कि सच्चाई जानने की। एक होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम होता है इन्वेस्टिगेट करना और सामने जो तथ्य है वो देना। सपोज अशोक वानखेड़े ने मर्डर किया है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको तथ्य समझ में आ गया, फिर अशोक वानखेड़े को पकड़ा जाए, फिर गवाह पकड़ा जाए, फिर उसके बाद कौन सा हथियार था, वो कपड़े कौन से थे, कुछ और वहां एक्शन रिप्ले किया जाता है कि कैसा होगा, क्या होगा, मेडिकल फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सारा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन हुआ क्या, आपने अशोक वानखेड़े को उठा लिया जो उस दिन शहर में था ही नहीं,
अब उसको मर्डर घोषित कर रहे हैं आप। तो आप कई चीजें बता रहे हैं कि अशोक वानखेड़े वहां कैसा था। आपने पहले मर्डरर तय किया, पहले आपने आरोपी तय किए कि ये आरोपी है, हाँ। और फिर आरोपी साबित करने के लिए आप बाकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबकि आयोग की ड्यूटी होती है कि पहले इन्वेस्टिगेट करे और फिर आरोपी तक पहुंचे। इनको पहले आरोपी मिलता है और फिर आरोपी को आरोपी सिद्ध करने के लिए फिर ये फर्जीवाड़ा करते, अतिरिक्त बातें जोड़ते उसके साथ। गवाह की पहचान पर सवाल। कई मामले में पुलिस ने टीआईपी यानी गवाह की परेड नहीं करवाया। ऐसा न होने पर अदालत ने यह कहा कि नतीजा निकला कि पुलिस को पता था मामला गढ़ा हुआ है, इसलिए पहचान नहीं होगी, सही नहीं होगी। उनको मालूम था कि गवाह उठा के लाए हम, अब उनके सामने दो लोग खड़े करे थे, बताओ इसमें से अशोक वानखेड़े कौन है। अब वो उसने उसको पता ही नहीं कि अशोक वानखेड़े कौन है, उसको तो समझा समझा के लाया था। अब वो कंफ्यूज है कि ये अशोक वानखेड़े है कि ये अशोक वानखेड़े है, ये नीले वाला शर्ट वाला कि ये कुर्ते वाला अशोक वानखेड़े है, तो इसलिए परेड ही नहीं करवाई। पुलिस कांस्टेबल का बयान। कई मामलों में एक कांस्टेबल ने यह दावा किया कि उसने आरोपी को घटना स्थल पर देखा, लेकिन अदालत ने यह दावा अविश्वसनीय पाया। अदालत ने ऐसे दावों को फर्जी दावों की श्रेणी में रखा। साहब मैंने देखा, 4 सवाल पूछने पे गड़बड़ा गया मामला। कहाँ देखा, तुम कहाँ खड़े थे, वो किधर से आया, क्या पहना हुआ था, फिर तुमने क्यों रोका, क्यों नहीं उसको, कि वो हत्या क्यों होने दी। पहचान की प्रक्रिया पर संदेश। पहचान की विश्वसनीयता, गवाहों के बयान, उनकी उपलब्धता, समय स्थान से संबंधित पहलुओं को अदालत ने पर्याप्त संदेह व्यक्त किया। आप किसी को क्या टाइम लिखते हो, किसी को क्या टाइम लिखते हो। गवाह बोलता है कि साहब 3:30 बजे हुआ, आपने अपने एफआईआर में उसको 12 बजे लिखा। पुलिस वो हॉस्पिटल कहता है ये तो 11 बजे आया था डेड बॉडी, मतलब 11 बजे की डेड बॉडी 12 बजे आपने पकड़ा, उसके बाद उसने 3 बजे देखा। ये होता है अविश्वसनीय, टाइमलाइन नहीं जुड़ती है। केस डायरी में गड़बड़ी। यह मामला यह कहा गया, उस कुछ मामले में यह भी पाया गया कि केवल ये दिखाने के लिए कि मुकदमा दायर किए गए कि पुलिस ने कार्रवाई की है, न कि दोष सिद्ध की प्रबल आशा है, जांच अधिकारी ने केस डायरी आदि में गड़बड़ की है। जो केस डायरी होती है वो पूरे केस को रिप्रेजेंट करती है कि पहली एफआईआर कब हुई, पहला क्या, हर चीज इसमें एंट्री होती है, क्योंकि आपको दिखाना था कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो आपने आनंद फानंद में केस डायरी बनाई, सब घर बैठ के, जैसे एसआईआर में घर बैठ के बनाने फॉर्म भर दिए इकट्ठा ही, वैसे इन्होंने केस डायरियां भी ऐसी बता दी। एक मामले में 6 आरोपियों को बरी करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा सबूतों में जबरदस्त पैडिंग की गई। क्या बात है, जिसके कारण आरोपी के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि मामले को शायद सिर्फ इसलिए चार्जशीट किया गया था कि यह दिख सके कि दिल्ली पुलिस केस वर्कआउट किया है। मतलब दिल्ली पुलिस पे केस सॉल्व करने का, यदि मतलब आज दिल्ली पुलिस तो इतना इन्होंने घेरे में ले लिया है न्यायाधीश कि ये तमाम जो वक्तव्य है उससे, कि जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि वारदात के आरोपी पकड़े गए 36 घंटे के अंदर, तो ये मान के चलिए इनको ये दिखाना होता है कि हम 36 में किसी को भी उठा के लाए होंगे और आरोपी बताया होगा। और जब कोई कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि आपने जबरदस्ती वर्कआउट किया, केस वर्कआउट किया आपने, आपको जल्दी उसके नतीजे निकालने थे तो किसी को भी उठा के लाए, यही नतीजा है। अदालत ने सुनवाई के क्रम में पाया गया कि सरकारी पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता के हवाले से दावा किया गया कि उसने आरोपों को अपराध करते हुए पहचान लिया था, लेकिन गवाह का शिकायतकर्ता के सामने आरोपियों की पहचान परेड नहीं करवाई। यह बहुत संभव है कि पहचान गलत हो, क्योंकि पुलिस ने पहले से पता था कि मामला फर्जी है। ऐसे फिर कितने मामले, कुल आरोपों की संख्या दिल्ली कोर्ट में जो फैक्ट्स है जो बताए गए, कुल आरोपित मामलों की संख्या 695, अब तक फैसले आए 116, बरी किए गए जूरी उपलब्ध 97, जिसमें 93 का इंडियन एक्सप्रेस ने स्टडी किया। 93 में से 17 मामले की पुलिस जांच और सरकार पे जो कार्रवाई की, इसमें गंभीर आरोप है। किस थाने में कितने, देखिए दयाल थाना में 5 मामले हैं, खजूरी खास थाना में 4 मामले, गोकुलपुरी थाना में 4 मामले हैं। न्यायालय ने रिपोर्ट में यह भी कहा
कि ऐसे मामलों को सबूत के नाम पे पैडिंग की गई है। मुकदमे सिर्फ मकसद से दर्ज किए गए। पुलिस या प्रशासन को ये दिखा नहीं सके कि उन्होंने कार्रवाई की है। सच्चाई सामने लाने के लिए ऐसा नहीं किया गया। अदालत यह मान रही है कि यह इस तरह के कामकाज से आम जनता का पुलिस और न्याय प्रक्रिया से विश्वास घटेगा और मूलभूत अधिकारों का हनन होगा, जो कई सालों से हो रहा है। ये मैं कह रहा हूं, अदालत ने नहीं कहा, क्योंकि एक मामले में स्टडी किया। यदि आप दिल्ली पुलिस के तमाम 1 साल के मामले यदि कोई चेक करे तो आपको दिल्ली पुलिस को सिर्फ ये बताना होता है कि हमने केस सॉल्व किया, लेकिन जो केस सॉल्व किया आपने, उसको सजा हुई क्या? और यदि वो मामला आपने तो बोला कि चलो एक हत्या हुई, बहुत घिनौनी हत्या थी, एक लड़की की हत्या हुई, उसके साथ गलत हुआ, आपने कहा कि हमने पकड़ लिया, लोग खुश कि देखो दिल्ली पुलिस ने कितना अच्छा काम किया। और ये केस चलता है आशीष सर, 8 साल बाद वो बरी हो जाता है। 8 साल तक लोग भूल जाते हैं। दिल्ली पुलिस की वाई होती है। केस में से छूटने के बाद कोई दिल्ली पुलिस को नहीं पूछता कि असली कल्प्रिट कौन था फिर, यदि ये छूटे तो। ये भी हमारी एक न्यायपालिका की, मैं हमेशा कहता हूं, जब हम आरोपी को बरी कर देते हैं तो पुलिस को फिर से केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए आदेश जाना चाहिए, क्योंकि आपने मर्डर केस में इनको आरोपी बनाया, ये आरोपी छूट गए। अब आप फिर से इन्वेस्टिगेट करके उनको ढूंढिए जिनने हत्या की, क्योंकि न्याय तो मिलता ही नहीं जिसकी हत्या हुई उसको, आरोपी बरी हो गए। यह जांच यह संकेत देती है कि 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मुकदमों में सिर्फ घटना का हिसाब ही नहीं हो रहा है, बल्कि सरकारी पक्ष और पुलिस की जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता, पारदर्शिता कई मामलों में कमजोर है। भाऊ, अभी आपने बताया ना पारदर्शिता की कमी थी कई मामलों में, एक नहीं कई मामलों में। जब क्राइम के मामले आप देखते हैं तो हर थाने में कुछ हिस्ट्री सीटर होते हैं, चोर होते हैं, चिन्हित किए चोर है, ये पॉकेटमार है, जेब कतरा है। उस इलाके में कोई चोरी होती है तो पहले क्या होता है, उस थाने में जितने चिन्हित चोर होते हैं उनको उठा लिया जाता है। मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जब कई मामलों में पारदर्शिता का अभाव है तो ये स्टेब्लिश करता है, मैं अपराधियों के हिसाब से उसी दृष्टि से पुलिस को देख रहा हूं। क्योंकि फिल्म देखा था आपने ना, वर्दी वाला गुंडा, तो वर्दी वाला गुंडा कहने में क्या आपत्ति है अगर ऐसा पुलिस कर रही है, पुलिस निर्दोष लोगों को फैब्रिकेटेड सबूतों के आधार पर फंसा रही है, तो यहां पर तो सबसे पहले पुलिस की ट्रांसपेरेंसी, पुलिस की जो है ईमानदारी संदिग्ध हो गई। और अगर संदिग्ध है तो क्यों ना सारे केस खारिज हो जाए। जो पुलिस हमारे साथ गलत की, जो पुलिस अशोक वानखेड़े के साथ गलत की, जो पुलिस रवीश कुमार के साथ गलत की, अब उसी पर पुलिस को कह दिया जाए कि अच्छा फलाने के साथ वहां पे सही किए 3। जब लगातार वो हम क्या कहते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर का एक अलग कैटेगरी होता है, उस पर जब चर्चा करते हैं। जब ये हैबिचुअल फोर्जरी करने वाले हैं, फैब्रिकेटेड हाँ हाँ, एविडेंस लाने वाले हैं, हैबिचुअल हो गए ना, दिल्ली पुलिस हैज बिकम a habitual offender in हैबिचुअल। fabricating events, in picking up wrong people. मैं एक आपको आशीष भाई बताता हूँ, एक जोक था कि एसपी साहब के यहाँ स्कूटर चोरी हो गया। हाँ, उन्हें सब थानों को बताया ये स्कूटर नंबर है, चोरी हो गया। सबको काम पे लग गए लोग। 15 मिनट में एसपी साहब का वो नौकर स्कूटर लेके वापस आ गया, बोले मैं ही ले गया था साहब, बगैर बताए। उसको डांट डूट दिया और वो पुलिस को भूल गए कि बताना। शाम को हर थाने में से आरोपी साबित हो गए। हर थाने में एक आरोपी मिला जिसने स्कूटर चोरी की। चोरी का माल बोले साहब मैंने बेच दिया। एसपी साहब ताज्जुब हो गए कि मेरे अंडर 12 थाने हैं, 12 आरोपी मिल गए जो कहते कि एक स्कूटर चोरी हो गया। मार मार के कबूलवाया था कि तुमने स्कूटर चोरी किया। बोले हाँ बाबा कर दिया चोरी, मत मार अब इससे ज्यादा। ये पुलिस और ये दिल्ली पुलिस है कहूंगा तो मैं शर्म नहीं आएगी, ये हमारा वक्तव्य नहीं है। ये न्यायपालिका ने 116 में से यदि 97 केसेस में लोग बरी होते हैं तो आप इमेजिन करिए वो 97 केसेस में जो लोग आरोपी थे उन्होंने सोशल बाइकॉट झेला होगा। उन्होंने इस केस से बरी होने के पहले जो आतंक झेला होगा, जो मानसिक तकलीफ झेली होगी, क्या वो क्या इसकी भरपाई कोई परिवार, करेगा? उनका पूरा परिवार होगा, परिवार, बच्चा, परिवार, पत्नी। पूरा परिवार जाता है, सब पूरा परिवार। बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, बोलते तेरा बाप ने दंगे करवाए, तेरा बाप अंदर है। ये सोशल बाइकआउट होता है। और 116 में से 97 बरी होते हैं।
सिर्फ 19 को सजा होती है। तो फिर 116 क्या आपने फैब्रिकेट किए थे? आप पे प्रेशर था, 53 लोग मारे गए, धनाधन मुकदमे, फटाफट उन लोगों को उठा लो, अंदर घुसेड़ लो, उसको बता दो कि वही था। वो चिल्लाते रहता, मैं शहर में था ही नहीं, मैं शादी में गया था। चल, तू ही था, तू नहीं मारा, पकड़ो मारो साले। फिर इसको बताओ, 4 गवाह खड़े कर दो कि मैंने देखा मारते हुए। ये मतलब क्रिमिनलों से भी क्रिमिनल ऑफेंस है। मैंने कहा ना, सीता माता का रावण ने हरण किया होता, बात अलग है। रावण ने जघन्य अपराध किया कि साधु के भेष में अपहरण किया। तो एक आखिरी सवाल इस पर, तो ये जो है, पुलिस गुंडाई करे तो ठीक है, लेकिन गुंडों का काम पुलिस करने लगे तो जिन जिन अधिकारियों ने, अब इसके आगे क्या अपेक्षा क्या है, जिन जिन अधिकारियों पे जिन जिन ने एक केस बनाया, भाई किसी ने तो गवाह लाए होंगे, वो अधिकारी जीरो डाउन करना चाहिए। किसने कागज बनाए होंगे, उसको जीरो डाउन करना चाहिए। उस एआई मतलब इन्वेस्टिगेट आईओ को पकड़ना चाहिए कि जिसने केस डायरी फ्रॉड बनाई, और उनको बिठा के पूछना चाहिए, उनका डिमोशन होना चाहिए। ऐसे लोग यदि दिल्ली पुलिस में हैं, तो दिल्ली पुलिस में जो कोई अच्छे लोग होंगे उनको भी बदनाम करते हैं। दिल्ली पुलिस तो वैसे भी बदनाम है, दिल्ली अच्छे पुलिस तो लोग वैसे भी बदनाम है। ये इस असली इसमें सवाल ये है कि क्या पॉलिटिकल, यहाँ पे पुलिस का मसला नहीं, पुलिस से आगे आखिरी सवाल पे आ रहे हैं, क्या पॉलिटिकल अपने जो आका है, राजनीतिक आका, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उनके देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए क्या ये सब आशीष, किया जाता है? क्यों, मैं मैं उसमें और जोड़ दूं एक बात, क्यों इस बात को कह रहे हैं? क्योंकि कपिल मिश्रा को मैंने शुरू कहा था बचाने के लिए पुलिस लगी रही, और उसी दिल्ली दंगे से जुड़े मामलों में कि उस दिल्ली दंगे का षड्यंत्र रचने वाले कौन, तो शर्जील इमाम और उमर खालिद, आज तक जमानत उनकी नहीं हुई। चंद्रचूड़ ने बताया, चंद्रचूड़ को कपिल सिब्बल ने इसीलिए धुलाई उनकी की अच्छे से। चंद्रचूड़ ने कहा कि वो वकील ही जो है तारीख बढ़वाते रहे और केस को जो है डेट लगी आगे खिसकवाते रहे। कपिल सिब्बल ने कहा ये सब फर्जी है, 2 बार ऐसा हुआ है। अभी फिर केस लगा है, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, अभी केस जमानत की जो याचिका थी रद्द कर दी गई नीचे से जो है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले में, वकील उनके सुप्रीम कोर्ट में अभी देखिए तारीख उसकी नहीं लगी। अब क्या वकीलों ने कहा कि भाई साहब हम लेके आ रहे हैं जज साहब, तारीख मत लगाइएगा। और जिस मामले में, मैं तो एक चीज और जोड़ूंगा भाऊ, जिस मामले में इतने एविडेंस हैं पुलिस के फर्जी सबूत और गवाह के, उस मामले में दिल्ली पुलिस के ही जो है पैरवी पर कि इनको जमानत न दिया जाए, बहुत खतरनाक लोग हैं, उसको निचली अदालत से लेकर के और टॉप की अदालत तक उनको जमानत आज तक नहीं मिली। दिल्ली पुलिस के कहने पर, जो दिल्ली पुलिस खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व है, फोर्जरी में इन्वॉल्व। बिल्कुल आशीष जी, एक सीरियल अभी दिल्ली पुलिस पे ही है, सत्य घटना पे है। ये जो चड्डी बनियान गैंग किसी हत्याएं करता था उस पे, वो हत्याओं पे हत्या करता है, कमिश्नर पे प्रेशर है, गृह मंत्री का, सब। उतने में एक लड़का पकड़ में आता है और वो पुलिस कस्टडी से भाग जाता है क्योंकि उसने किया ही नहीं। वो लड़का भाग के एक वकील के पास पहुंचता है कि दिल्ली पुलिस तो मेरे को बकरा बना रही है, आप कृपया करके मेरा केस लड़िए। तो वो वकील लड़कों को फिर पुलिस के पास लेके जाता है, बोले मैं इनको जमा करवाने आया हूं आपके पास, और ये बताने आया हूं कि ये मुजरिम नहीं है, ये उस ट्राइब के लोग हैं, तो आप जबरदस्ती इसको मुजरिम बना रहे हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमने एक के घर चोरी की, उस समय तुम कहां थे, मैं एक के घर चोरी की, उसके घर में नंबर 2 का पैसा था, वो चोरी मानेगा नहीं, इसलिए उसने रिपोर्ट नहीं की, तो आप मान नहीं रहे। सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि वो वाकई वो 2 लड़के उसी घर चोरी कर रहे थे, हत्या कहीं और हुई थी। तो जब वो एसीपी, महिला एसीपी बोलती है कि तुम चले जाओ, मतलब तुमको छोड़ रही हूं मैं क्योंकि तुम इस केस में नहीं हो, ऊपर से कमिश्नर बोलते हैं कि उन दोनों उस लड़कों को ही प्रेजेंट करो।
बता दो कि हमको मिल गई, बहुत मीडिया का प्रेशर है, ऊपर से बहुत प्रेशर है, अभी तो उसको बोल दो कि हम मिल गए, हत्यारे मिल गए, और इन दोनों को प्रोसिक्यूट करो। वो महिला प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी बैठती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देती है कि जो हमने पकड़ा था वो आदमी नहीं निकला, उसको हमने छोड़ दिया। कमिश्नर बहुत गुस्से में। ये एक सिस्टम बताता है दिल्ली पुलिस का पॉलिटिकल। ये जितने भाई मुसलमानों को आप जितने अरेस्ट करोगे, वर्तमान सरकार खुश होगी, यही सोच है ना, यही सोच है ना। कितने हिंदू अरेस्ट होके छूटे हैं जरा बताएं। आप मुसलमानों को फर्जीवाड़ा करके अरेस्ट करते हो, और मालेगांव मामले में हिंदू अरेस्ट हो गए तो केस प्रेजेंट करने में गड़बड़ी करते हो, बचाने में। तो पुलिस का कैरेक्टर क्या रह गया? एक तरफ जो मुजरिम है उनको अरेस्ट किया, तो आपने केस ही, मतलब मालेगांव ब्लास्ट में मोटरसाइकिल जो ब्लास्ट हुआ उसका आप चेसिस नंबर नहीं निकाल पाए। एनआईए जांच कर रही थी, सोचिए। एनआईए जांच कर रही है, और एनआईए को कहा कोर्ट ने कि आपने बहुत ही लीचड़ तरीके से जांच की है, इसलिए छोड़ना पड़ रहा है। एक धर्म के लोगों को आप ऐसा छोड़ते हो, दूसरे धर्म के लोगों को मुजरिम नहीं तो भी घुसड़ देते हो जेल में, और फिर उसके भी कागज फर्जी बनवाते हो। दोनों तरफ आप फर्जीवाड़ा करते हो। किसको खुश करने के लिए? आकाओं को खुश करने के लिए? पुलिस अधिकारियों को यह समझ लेना चाहिए, आका साथ नहीं देते। जिस दिन फंसोगे उस दिन आका भी हाथ पकड़ा लेगा, आका आपके साथ जेल नहीं काटेगा। और मैं तो कहता हूं कि इस इन्वेस्टिगेशन के बाद, इंडियन एक्सप्रेस के बाद, कुछ लोगों ने आके, सिविल सोसाइटी के लोगों ने आके मुकदमे दर्ज कर देने चाहिए। सर, न्यायपालिका को पूछना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों पे क्या, सिर्फ आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया कि ये फर्जी है, कागज फर्जी, अपने गवाह फर्जी, ये जब कोर्ट मान रहा है तो जिसने ये फर्जीवाड़ा किया उसको क्या? सवाल ये है, जब तक इन फर्जीवाड़ा करने वालों पे काज नहीं गिरेगी, ये फर्जीवाड़ा होता रहेगा आशीष, गाज सबको गिरेगी पता कैसे है। भाऊ? गाज गिरेगी कैसे? चर्चा खत्म करना था, लेकिन फिर अब 1 मिनट और लेंगे बस। गाज गिरेगी कैसे? गाज जब ये आरोप लगातार पुलिस पे लग रहे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, हर जगह डबल इंजन वालों में, कि भाजपा चाहे के महाराष्ट्र, कार्यकर्ता के रूप चाहे में, महाराष्ट्र, भाजपा, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे महाराष्ट्र बहुत महाराष्ट्र, प्रगतिशील, महाराष्ट्र बहुत प्रगतिशील राज्य बोलता है अपने आप को, वहां के पुलिस की बीजेपी मैं बात बता रहा हूं। कार्यकर्ता के रूप में अपोजिशन का यह बार बार आरोप है। अखिलेश यादव ने कितने बार कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता, पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। जब बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम करेगी तो एजेंडा अपने पार्टी का पूरा करेगी, फिर उसके लिए तो फैब्रिकेशन एविडेंस का ये सब काम उसका दायित्व तो हो गया, वो अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं। उसके बाद आइए जुडिशरी पर। जुडिशरी की चर्चा के बगैर सारी चर्चा अधूरी है। अधूरी। ठीक है, वो नीचे कुछ जज ऐसे रहे होंगे जिन्होंने एविडेंस में ये सब फोर्जरी को पकड़ा और जो है उन्हें बरी किया। अभी देखिए, मोदी जी के मां का एक वीडियो, एआई वीडियो, कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के हैंडल से पोस्ट किया गया। उस वीडियो में क्या था? उस वीडियो में था कि मोदी जी के सपने में मां आती है जो है, और वो डांटती है कि राजधर्म कैसे निभाना चाहिए। थोड़ा सा लंबा है, मैं इतना बताऊं कि उस पूरे वीडियो में है कि राजधर्म क्या करना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, ये डांटती है। उसमें बताया जाता है कि माँ का अपमान हो गया। माँ का नहीं, अगर ये कहते मोदी का अपमान हुआ तो मैं मान लेता कि हाँ, इसका मतलब मोदी राजधर्म नहीं निभा। इसमें माँ यदि का क्या माँ अपमान है? माँ बेटे को डांटेगी तो क्या अपमान हो गया? माँ, अच्छा, माँ अगर बेटे डांटने में माँ का अपमान हो तो इस देश में हर घर में माँ अपमानित हो रही है। बेटे का, हर अब बेटे डांटती है माँ। हम लोग को अब बुढ़े होने पर भी डांट पड़ जाती है, बुढ़े होने पर देखिए, भी डांट पड़ जाती है माँ की। तो मैं उसमें, अच्छा, उसके बाद उसको आज पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि जितने जगह अपलोड है कांग्रेस सब जगह से हटा ले, तत्काल हटा ले, लेकिन भाजपा नेताओं के आप हैंडल पर चले जाइए। उस वीडियो के जवाब में वीडियो क्या बना था? बेसिकली ये भाजपा का नया कल्चर जो दिख रहा है हमें, आप उनको भाई साहब बोलिए। अगर भाजपा संघ का आदमी आज की तारीख में मोदी साहब का अगर वो सच्चा शिष्य है, आप उसको भाई साहब कहेंगे तो वो गाली देके कहेगा, फिर वो मां बहन गाली दे देगा पलट करके। उन्होंने वीडियो अपलोड किया कि मां राजधर्म सिखा रही है। इनके तमाम नेताओं के हैंडल पर वीडियो है, आपने शायद देखा भी होगा।
राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ बार में जा रहे हैं, और कैसी भावभंगिमा दिखाई गई है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, और वहां पर बार डांसर और ये सब दिखाया गया है। वो वीडियो पर कोई नहीं, कांग्रेस भी गजब है, उसने कोई एफआईआर भी नहीं हाँ, किया है, नहीं नहीं लेकिन नहीं। उसका कोई संज्ञान भी नहीं है हाई कोर्ट को। और ये वीडियो तत्काल हटाया जाए, क्योंकि मां ने मोदी जी को सपने में आई और उन्होंने मोदी जी को थोड़ा सा जो है राइट टाइम करने की कोशिश की नहीं, कि लेकिन दुरुस्त हो इसमें जाए। माँ बेटे को डांटती है भाई, उसमें अपमान कहाँ? लेकिन मोदी को कैसे कोई डांट सकता है? मां भी नहीं डांट सकती, इससे ये बात साबित होती है। गजब। मोदी हाँ को मां भी तो नहीं डांट सकती। नहीं नहीं, वो भी सही है, कुछ अंत तक अपन भूल जाते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, सीधा ऊपर से आए हैं, इसलिए भाई मैंने आपको माँ माना, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप डांटोगी, ये भी हो सकता है हाँ। इस एंगल से। भाई जज साहब ने हो सकता है इस एंगल से देखा हो। हम्म। अब जज साहब का एंगल तो जज साहब ही जाने, लेकिन हम हमारी जितनी बुद्धि है उससे यही सोच सकते हैं कि जज साहब ने इस एंगल से देखा हो। इसीलिए मैं कह रहा कि किससे एक किससे? कहावत फिर एक कर दें मैं तो कि कापड़ मैं करूं तो श्रृंगार पिया मोरे आन्हर रे, कि लेकिन हम अभी किसके लिए श्रृंगार करें मेरे। इंडियन इंडियन हम्म। एक्सप्रेस के इस इन्वेस्टिगेशन पे हो सकता है दिल्ली पुलिस, जिसमें लोग बरी हो गए, हाई कोर्ट जाए और हाई हाँ। कोर्ट कहे कि निचली अदालत ने गलत किया, हम नहीं मानते फैब्रिकेटेड है, और हाई कोर्ट उनको सजा दे। हो सकता है ये भी। हो सकता हो सकता हमने कई बार देखा, हम्म। जगह देखा हमने कि हाई कोर्ट कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट वालों को सुप्रीम कोर्ट आना होता है। हर एक की अपने अपने इंटरेस्ट है, देश का एजेंडा किसी के पास नहीं है, दुर्भाग्य ये है। लॉ एंड ऑर्डर का हाँ। एजेंडा किसी के पास नहीं है, ना दिल्ली पुलिस के पास है, ना न्यायपालिका के पास है, ना राज्यकर्ताओं के पास है। सब अपने जगह मक्खन खाने में व्यस्त है, और पूरी जनता पस्त है। हम्म। और ये जब वास्तविक देश की ये सारी, वास्तविक सत्य है। यही वास्तविक सत्य है, और देश की जब सारी संवैधानिक संस्थाएं भाजपा की प्राथमिक सदस्यता लेते हुए नजर आने लगे, तो फिर देश कहां जाएगा आप खुद ही तय कर लीजिए, क्योंकि ये सब भाजपा के प्राथमिक सदस्य जैसे नजर आने लगे हैं। ऐसे आरोप लगते रहे हैं, लगते आ रहे हैं, और प्रथम दृष्टया ये आरोप सत्य साबित भी हो रहे हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में सामने आया है उसके हिसाब से। हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, हम फिर आते हैं कुछ देर में, जो बड़ी खबर होगी आपको दिखाएंगे, आप तक लेकर आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।